है दिसंबर 2024 के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आपकी डेली क्लासेस जो है वो 8 बजे होंगी। संडे छोड़ के बाकी सारे डेज में क्लासेस हमारी 8 बजे ही होंगी। इन केस अगर 8 बजे का टाइम चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म पहले से कर दिया जाएगा कि आपकी क्लास किस टाइम पे होगी। जनरल चेंजेस जो होंगे वो 1 या 2 दिन के लिए ही होते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे चेंजेस कोई भी नहीं होगा जिन डेली आपकी 8 बजे क्लासेस होती हैं। तो अगर इन केस मैसेजेस आपको नहीं मिलते हैं, कभी होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से आपको मैसेज नहीं आया कि क्लास हो रही है या नहीं, तो उस केस में आपको ये है कि डेली 8 बजे चेक करना है। अगर कोई फर्दर अनाउंसमेंट नहीं है, तो क्लास नहीं होती है तो ऐप पे ही आपको पहले से अनाउंस कर दिया जाता है। अगर क्लास है और अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक, तो आप 8 बजे आकर एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से या किसी भी नेटवर्क इशू की वजह से आपको मैसेज ना मिला हो 8 बजे, ठीक, ये चीज़ है। तो 8 बजे एक बार आपको चेक करना है। अगर अनाउंसमेंट में आपको बता दिया गया है कि 8 बजे के अलावा इस टाइम पे क्लास होगी, तो उस टाइम पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो डेली क्लासेस होनी है, संडे छोड़ के बाकी सारे डेज में क्लासेस डेली 8 बजे होनी है। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, आप उनको ये कोर्स रिफर कर सकते हैं, ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग दिसंबर 2024 की JRF की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी क्लासेस वैसे 12 सितंबर से होनी थी, लेकिन कुछ पावर कट की वजह से पावर सप्लाई नहीं थी। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पावर नहीं थी। इस वजह से कल क्लासेस नहीं हो पाई, तो आज पहली क्लास है हमारी। तो जिनको भी आप रिफर करना चाहते हैं रिफर कर सकते हैं, और एक मेरा रेफरल कोड भी आप उनको दे सकते हैं जो कि है अलीम10, जिसको यूज करने पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स को बाई करने के लिए, ना ही सिर्फ सोशोलॉजी बल्कि पेपर 1 या पेपर 2 के जो भी कोर्सेज हैं। इस बार हम लोग के 13 के अलावा 14 कोर्सेज हैं। इस बार योगा भी ऐड किया गया है, योगा और मैनेजमेंट 2 कोर्सेज इस बार ऐड किए गए हैं। तो ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के किसी भी कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। तो जो भी लेना चाहता है, सोशोलॉजी के अलावा भी कोई कोर्स अगर लेना चाहता है, आप उसको रिफर कर सकते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में कोई। तो योगा एंड मैनेजमेंट इस बार ऐड किया गया है, ठीक। और बहुत सारी इस बार ऑफलाइन फैकल्टीज आ गई हैं हमारे पास, तो जो जनरली ऑफिस से ही क्लासेस लेंगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं जयपुर जाके ऑफिसली क्लास लूँ, इस वजह से जो है मैं ऑनलाइन क्लास ही लूँगा, ठीक। तो जो भी जनरल बातें यही थी। डेली क्लासेस हमारी 8 बजे होंगी, 8 बजे ही आपको ज्वाइन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या जो चैट बॉक्स है ऐप का, उस पर आप बोल सकते हैं। क्लास हो रही है तो लाइव आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वो चीज़ें। अगर नहीं हो रही है तो आपके ऐप पे एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईमाइल डॉक्यूमेंट, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस आपने वो देखा होगा, सारे लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा कि सिलेबस में कौन कौन से थिंकर हैं। तो उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है 26 थिंकर्स से लिया गया है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज करके वो टॉपिक है, जिसमें हमको 26 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है जो सोशोलॉजी के बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर, ठीक। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है सोशोलॉजी, ठीक। इमाइल डॉक्यूमेंट, इमाइल डॉक्यूमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी कैसे हुई, इमर्जेंस कैसे होती है। हमने सबने पढ़ा होगा, क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि नेट JRF की तैयारी जो भी करता है वो या तो मास्टर कर चुका है या कर रहा होता है, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, ठीक, इनलाइटमेंट देखा, इनलाइटमेंट पीरियड्स देखा, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखे। उन सारी वजहों से जो है सबसे पहले उन्होंने इस सोशोलॉजी का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, लेकिन चूंकि ये नाम पहले से ही किसी ने ले लिया था सोशल फिजिक्स का, इसलिए इनको ये नाम चेंज करना पड़ा सोशोलॉजी। जनरली पहले जो ये लोग थे, ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच को मानने वाले थे। कुंट आप लोग जानते हैं, पॉजिटिविस्ट अप्रोच को मानने वाले थे, ठीक। पॉजिटिविस्ट मीन्स क्या होता है, ठीक। ये कुछ जनरल चीजें हैं जिसको अगर आपको नहीं पता होगा तो बाकी थ्योरीज आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप इन सब थ्योरीज को रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेट करके नहीं पढ़ें तो ये चीजें समझ में नहीं आती।
तो पॉजिटिविस्ट मीन्स होती है जो लॉज ऑफ साइंस को मानते हैं। मतलब इनका ये मानना है कि जो भी नेचुरल चीजें होती हैं हमारे वर्ल्ड में जो है दो चीजें होती हैं, एक नेचुरल होती है और एक सोशल होती है। तो सोशोलॉजी जो है हमारा सोशल है। नेचुरल साइंसेज में हमने क्या देखा है कि नेचुरल साइंसेज में जनरली क्या चीजें होती हैं, नेचुरल साइंसेज में जो नेचर के लॉज होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको आप चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, थिंकिंग नहीं होती, ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन सोशोलॉजी में या सोशल साइंसेज की अगर बात करें तो इसमें ह्यूमन के साथ डील किया जाता है, जिनके अपने इमोशंस होते हैं, अपने व्यूज होते हैं, अपने एक बायसनेस होती है, अपनी एक थिंकिंग होती है, एक सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन पॉजिटिविस्ट ये मानता है कि जिस तरह से नेचुरल साइंसेज को स्टडी किया जाता है उसी तरह से एक क्लास के जरिए सोशल साइंसेज को भी स्टडी किया जा सकता है, जिसमें कोम्ट ने जो है लॉज ऑफ 3 स्टेजेस दिया, आपने देखा ही होगा। ठीक, लॉज ऑफ 3 स्टेजेस में उन्होंने जो है सबसे पहले थियोलॉजिकल दिया, ठीक, फिर मेटाफिजिकल दिया। ये सारी चीजें आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्ट जिसको साइंटिफिक भी कहा जाता है, साइंटिफिक स्टेज। ठीक, तो जनरली जो पॉजिटिविज्म के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला ये होता है कि यूनिटी ऑफ साइंसेस, यूनिटी ऑफ साइंसेस। ठीक, तो यहां तक तो इमाइल डर्कीम भी मानते हैं और कोम्ट भी मानते हैं। अभी तक हम कंपेयर कर रहे हैं इमाइल डर्कीम और कोम्ट। ठीक, तो यहां तक कोम्ट भी इस बात को मानते हैं और हम भी मानते हैं इस बात को कि जो है यूनिटी ऑफ साइंसेस होती है। ठीक, ठीक, मतलब इमाइल डर्कीम भी मानते हैं और कोम्ट भी मानते हैं कि यूनिटी ऑफ साइंसेस होती है। दूसरे जो रिकमेंडेशन है पॉजिटिविज्म की, या दूसरा जो एक वो कह सकते हैं दूसरा जो मानना है पॉजिटिविस्ट का, उससे थोड़ा सा डिफर करते हैं इमाइल डर्कीम। दूसरी क्या चीज है, यूनिटी ऑफ साइंसेस है, दूसरा है यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो यहां तक कोम्ट भी मानते हैं कि यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट नेचुरल साइंसेज का है, जिसपे हम लोग जिस तरह से जो चीजें हम लोग नेचुरल साइंसेज में स्टडी करते हैं, यानी कि नेचुरल साइंसेज का जो सब्जेक्ट है वही सोशल साइंसेज का भी है। यहाँ पे इमाइल डर्कीम डिफर करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट मैटर अलग है, नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट मैटर अलग है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि पॉजिटिविज्म जो है वो कोम्ट का अलग है और इमाइल डर्कीम का अलग। ठीक, तो यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट मैटर अलग है और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट मैटर अलग है। इसीलिए इन्होंने सोशल फैक्ट दिया, इसीलिए इन्होंने सोशल फैक्ट दिया, जिसको कहा कि ये एक्सटर्नल होते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे सोशल फैक्ट के बारे में, लेकिन सोशल फैक्ट देने का मतलब ही यही था कि एक होता है नेचुरल फैक्ट, एक होता है सोशल फैक्ट। तो इन्होंने कहा कि नेचुरल फैक्ट जो है वो नेचुरल साइंसेज का है और सोशल फैक्ट जो है वो सोशल साइंसेज का है, यानी कि ये डिफर कर रहे हैं कि यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। ये इमाइल डर्कीम का मानना है कि यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग स्टडी करते हैं इमाइल डर्कीम के बारे में। थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल गया है, जिससे क्या है कि आप कहीं पे भी अगर इस बात को पढ़ते हैं कि इमाइल डर्कीम भी पॉजिटिविज्म को मानने वाले थे और कोम्ट भी पॉजिटिविज्म को मानने वाले थे, तो दोनों की मेथोडोलॉजी में फर्क क्या है ये आप जानेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग वन बाय वन उनके क्या कॉन्सेप्ट थे, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। जनरली क्वेश्चन कभी भी अबाउट से नहीं आता है कि इमाइल डर्कीम कहाँ के थे, कहाँ पैदा हुए, किस एज में, मतलब किस सन में पैदा हुए, किस ईयर में उनका बर्थ हुआ और किस डेट में हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। लेकिन एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, विच एमंग द फॉलोइंग फ्रेंच स्कॉलर या फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट। ठीक, तो इससे आपको अगर ये पता है कि इमाइल डर्कीम भी एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है,
तो एलिमिनेशन मेथड में ये सारी चीजें काम आती हैं। जनरली आप इस बार का पेपर अगर देखेंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन पेपर था वो ठीक था, तो आप ये कह सकते हैं वो सिलेबस से ही था, लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि ऐसा दोबारा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ, इतना टाइम नहीं था दोबारा पेपर को सेट करने का, तो इस वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो। दोबारा ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको लेकर माइंड में चलना होगा कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़नी है इन सब चीजों के अलावा। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत डीप लेवल पे पढ़ना है, ये भी आपको पता है। तो मैं यहाँ पे बहुत डीप लेवल पे अगर पढ़ाऊंगा तो ईमाइल डॉक्यूमेंट पे भी मेरी 10 क्लासेस हो सकती है, 10 या 15 क्लासेस हो सकती है, ठीक। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा कि ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ईमाइल डॉक्यूमेंट के, उसको डीप में पढ़ना आपका काम है। और हम वीक में एक क्लास जो है एमसीक्यूज की करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज जोड़ेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यूज से भी, और बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी जोड़ेंगे। तो उससे आपका भी पढ़ाई और मेरा जो पढ़ाया हुआ है दोनों कनेक्ट होकर उस लास्ट वीक में जो हमारा एमसीक्यूज होगा उसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा और कितना और पढ़ना बाकी, ठीक। तो अबाउट से मैंने बोल दिया कि अबाउट से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं कि उनका बॉर्न कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, यानी कि जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता है। तो जनरली आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अब आपको पता है 1858 में ईमाइल डॉक्यूमेंट का जन्म हुआ। कोई बुक अगर आ जाती है 1857 की और क्रोनोलॉजी में लगाना है और उसके बाद एक बुक है ईमाइल डॉक्यूमेंट की, तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये तो बुक 1857 की है, जब जो है ईमाइल डॉक्यूमेंट का जन्म भी नहीं हुआ था, बर्थ ही नहीं हुआ था, तो ये तो पहले आ सकती है। इस तरह से क्रोनोलॉजी भी लगाने में काम आती है, ठीक। 1917 के बाद की कोई बुक है तो 1970 में 17 में ईमाइल डॉक्यूमेंट की डेथ हो गई, यानी कि उसके बाद जो बुक लिखी गई, तो ईमाइल डॉक्यूमेंट की सारी बुक इससे पहले आ जाएंगी, उसके बाद की जो बुक है उससे बाद में आएंगी, ठीक। तो क्रोनोलॉजी में लगाने और एलिमिनेशन मेथड में ये चीजें काम आती हैं, ठीक। आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा ये चीजें कहाँ पे काम आती हैं। So David Emile Durkheim was a French sociologist. Durkheim formally established the academic discipline of sociology. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि who formally established the academic discipline of sociology. So it is Emile Durkheim who formally established academic discipline of sociology and is commonly cited as one of the principal architect of modern social science. इनको ही माना जाता है एक one of the principal architects of modern social sciences, along with Karl Marx and Max Weber. डेविड इमाइल डर्कीम फ्रांस के महान समाजशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर के साथ साथ आधुनिक समाज विज्ञान के मुख्य शिल्पी एवं समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, पॉजिटिविज्म। तो मैंने बता दिया पॉजिटिविज्म इनका और कोम्ट का कैसे डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया है, होप आपने समझ लिया होगा। अब आप जब बाकी थ्योरीज पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। प्रत्यक्षवाद इनका और कार्ल मार्क्स और मैक्स अगस्त कोम्ट का कैसे अलग है, ये आपको समझाया है, ठीक। दूसरा है मेथोडोलॉजिकल होलिज्म। मेथोडोलॉजिकल होलिज्म, अच्छा इसमें होलिम लिखा हुआ है, मेथोडोलॉजिकल होलिज्म है ये, ठीक। यहाँ पे मैं लिखते जाऊँ, हाँ वैसे मैं ये करेक्ट करके ही इसकी पीडीएफ आपको दूंगा। ये होलिज्म, ठीक। होलिज्म मीन्स क्या होता है कि इमाइल डर्कीम का ये मानना है कि आप कभी भी सोसाइटी के पार्ट्स को अलग अलग नहीं कर सकते, एज अ होल आपको स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को, इनका मानना है कि पार्ट्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं होल के, यानी कि अगर आज एक पार्ट को आप स्टडी कर लेते हैं तो आप जो है उसको पूरे सोसाइटी पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको सोसाइटी को ही स्टडी करना है, ठीक। पार्ट्स को, इंडिविजुअल को नहीं स्टडी करना है। जनरली आप इसको मैक्रो और माइक्रो के उसमें देख सकते हैं, तो ये ज्यादातर मैक्रो पे ध्यान देते हैं, इनकी जो स्टडी है वो मैक्रो लेवल की है, ठीक। यानी कि ये कहते हैं पूरे होल को आपको स्टडी करना पड़ेगा, पार्ट की स्टडी करके आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसकी स्टडी कर ली, ठीक।
तो यही है मेथोडोलॉजिकल होलिशन। इसमें ये कहते हैं कि पार्ट आर नॉट आइडेंटिकल ऑफ होल, यानी कि पार्ट जो है वो पूरे होल सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक, मेथोडोलॉजिकल होलिज्म इसी को कहा जाता है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, यानी कि किसी भी चीज के मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल से आप जब एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज को, जैसे इन्होंने सुसाइड के केस में किया, ठीक, मल्टीपल वेरिएबल्स को रख के इन्होंने देखा, यानी कि कई वेरिएबल्स को हम स्टडी कर सकते हैं एक साथ। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीपल वेरिएंट्स को लेकर। ठीक, बहुरूपी विश्लेषण, जिसमें अप्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है, तुलना। ये आगे बहुरूपी विश्लेषण, यानी कि विश्लेषण के कई रूप हो सकते हैं, बहुरूपी विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे वेरिएंट कहते हैं जो चर हो। ठीक, चरी होता है शायद, चर या अचर, ऐसी कुछ हिंदी में बोलते हैं इसको, जो चेंज ना होती। ठीक, अचर ही होगा शायद। ठीक, तो देख लीजिएगा एक बार वेरिएबल्स किसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, बल्कि इमाइल डर्कीम ने जो है कंपैरेटिव मेथड को ही इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कहा है। इमाइल डर्कीम ने कंपैरेटिव मेथड को ही इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कहा है। अप्रत्यक्ष प्रयोग, तुलनात्मक विधि को ही इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रयोग कहा है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किसको कहा है इमाइल डर्कीम ने, तो कंपैरेटिव मेथड को कहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, सहवर्ती विभिन्नता, सहवर्ती भिन्नता। ठीक, तो ये थी मेथडोलॉजी इमाइल डर्कीम की। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेथडोलॉजी इमाइल डर्कीम की है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण। इन्होंने जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया वो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस किया, ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण किया। ठीक, नेक्स्ट आता है फंक्शनल एनालिसिस। तो इमाइल डर्कीम ने एनालिसिस किया वो कौन सी एनालिसिस किया, फंक्शनल एनालिसिस किया है, कार्यात्मक विश्लेषण किया है इन्होंने। ठीक, इंडक्टिव मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया है, प्रेरक तरीके, यानी कि इंडक्टिव मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया है। इंडक्टिव मेथड का ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इंडक्टिव मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक, इंडक्टिव मेथड यानी कि जो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम कोई चीज जनरलाइज करते हैं, उसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आप इनकी मेथोडोलॉजी इंडक्टिव मेथड से भी समझ सकते हैं कि इनका ये मानना है कि जो भी पुराने नॉलेज है उसको डिस्कार्ड करने की बात करते हैं, कि पुराने नॉलेज को पूरा डिस्कार्ड कर दीजिए, हटा दीजिए और नए तरीके से शुरू कीजिए। हालांकि इसको बाद में कार्ल पॉपर इसका क्रिटिसाइज करते हैं इसको, कि कोई भी चीज, कोई भी स्टडी आप करने चाह रहे हैं, बगैर माइंड में कोई चीज रख के आप नहीं कर सकते, यानी कि सारी चीजें डिस्कार्ड करके आप स्टडी नहीं कर सकते। ठीक, कुछ ना कुछ प्री सपोजिशन लेकर आप चलेंगे। ठीक, कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज लेकर ही आप कोई चीज, नई चीज निकाल सकते हैं। तो पूरी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को डिस्कार्ड करना पॉसिबल नहीं है, ये कार्ल पॉपर ने इसको क्रिटिसाइज किया है। जबकि इमाइल डर्कीम का ये मानना है कि सारी नॉलेज को, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको डिस्कार्ड करके नए तरीके से आप उसकी स्टडी करें। ठीक, स्टडी एरिया क्या था इमाइल डर्कीम का, स्टडी एरिया से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र क्या क्या थे इमाइल डर्कीम के, तो सबसे पहला अरुंटा ट्राइब्स पे उन्होंने स्टडी किया था, अरुंटा ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेयर ही स्टडीज रिलीजन। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने अरुंटा ट्राइब्स पे क्या स्टडी किया था, तो वहां पे उन्होंने रिलीजन की स्टडी किया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की अरुंता जनजाति, जहां वो धर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक, यानी कि अरुंता जनजाति पे इमाइल डर्कीम ने धर्म का अध्ययन किया है, और उस धर्म के अध्ययन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या थी, ही कॉल्स टोटेमिज्म एज मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। ठीक,
इन्होंने टोटेमिज्म को कहा कि सबसे एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन क्या है, टोटेमिज्म। ठीक, वो टोटेमिज्म धर्म को सबसे प्राथमिक रूप मानते हैं, यानी कि धर्म का सबसे प्राथमिक रूप क्या है, टोटेमिज्म है। ये मार्टिन लूथर किंग का मानना। अब रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें की वो हम लोग देख लेते हैं। धर्म के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। डकिन डिफाइंस रिलीजन एज ए कलेक्टिव थिंग्स। इन्होंने कहा रिलीजन क्या है, कलेक्टिव थिंग है, एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है बल्कि कलेक्टिव थिंग है। ठीक, कलेक्टिव कम्युनिटी का मामला है, कलेक्टिव ग्रुप का मामला है। ठीक, तो ये इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल रिलीजन जो है वो कोई इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है बल्कि कलेक्टिव थिंग है। A religion is unified, ये डेफिनेशन है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, जो इमाम डफिन ने डेफिनेशन दी है रिलीजन। A religion is a unified system of belief and practices। ये यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस है। यूनिफाइड क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का मामला नहीं होता है बल्कि कलेक्टिव होता है। ठीक, इंडिविजुअल का नहीं है बल्कि कलेक्टिव होता है, इसीलिए ये यूनिफाइड सिस्टम है। सारे लोग एक यूनिटी बनाकर इस सिस्टम को बनाते हैं। A religion is a unified system of belief and practices related to sacred thing। जो किससे रिलेटेड होता है, sacred thing से रिलेटेड होता है। ठीक, that is to say things set apart or forbidden। sacred किसको कहा है उन्होंने, जिसको हम लोग आम भाषा में पवित्र बोलते हैं, जो चीजें अलग थलग कर दी जाती हैं और जो चीजें या तो फॉरबिडन होती है। दो तरीके से कोई चीज सेक्रेट हो सकती है। एक ये चीज कि जिसको आप बहुत ज्यादा जिसकी पूजा पाठ की जाती हो, जिसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता हो। एक चीज को अलग कर दिया जाता है, फॉरबिडन है, यानी कि जिसको करना पाप माना जाता हो। तो पाप भी सेक्रेट में आएगा और पवित्र चीजें भी सेक्रेट में आएंगी। तो जनरली आपको ये कंफ्यूजन होता है कि सेक्रेट में सिर्फ पवित्र चीजें आती है, तो ऐसा नहीं है। जो पापी चीजें हैं या मतलब जो ऐसी चीजें जो धर्म के खिलाफ हैं, जिनसे मना किया गया है, वो भी चीजें आपकी सेक्रेट में ही आती है। ठीक, लेकिन धर्म को एक सामूहिक चीज के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी कि कहते हैं धर्म जो है कोई एक व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि सामूहिक मामला है। ठीक, लेकिन धर्म को एक सामूहिक चीज के रूप में परिभाषित करते हैं। एक धर्म पवित्र चीजों के सापेक्ष विश्वासों और प्रथाओं का एक एकीकृत प्रणाली। ठीक, तो यहाँ पवित्र सिर्फ उन चीजों से नहीं जो अच्छी चीजें हैं, बल्कि जो बुरी चीजें जिनसे मना किया गया है वो भी इस चीज में आ जाएंगी। उस पवित्र की डेफिनेशन में, परिभाषा में ये सारी चीजें भी आ जाएंगी कि जिनको पवित्र माना गया और जिनको खराब माना गया, जो रिलीजन में मना किया गया है करने के। ठीक, तो वो चीजें भी इसमें आ जाती हैं। लेकिन धर्म को एक सामूहिक चीज के रूप में परिभाषित करते हैं। एक धर्म पवित्र चीज के सापेक्ष विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपने मास्टर्स तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए इसको, बहुत जरूरी है। ठीक, अर्थात चीजों को अलग और निश्चित किया जाता है। और पवित्र का मतलब क्या है, चीजों को या तो अलग कर दिया जाएगा, सारे लोग उसको छू नहीं सकते हैं, सारे लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, कुछ एक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए जाते हैं। ठीक, ये चीजें पवित्र हैं, इसको कैसे देखना है। पवित्र कोई चीज बन जाती है तो उसके साथ बहुत सारे रूल्स जुड़ जाते हैं। ठीक, कि वो चीजें कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। और कुछ चीज निषिद्ध होती हैं जिनको करने से मना किया जाता है धर्म में, तो वो भी इस डेफिनेशन में जो पवित्र वर्ड यूज किया गया है उसमें आ जाएंगे, यानी कि सेक्रेड में ही आ जाएंगे। ठीक, सैक्रेड एंड प्रोफेन डायटम। ठीक, तो पवित्र तो आप सैक्रेड समझ गए। सैक्रेड क्या क्या चीजें होती हैं जिनको या तो फॉरबिडन कर दिया गया है या सेट अपार्ट कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है। जो लोगों से अलग हो, सेट अपार्ट। जो पवित्र चीजें होती है, आप एक पवित्र बुक अगर ले लेते हैं, ठीक, तो वो बाकी बुक से तो अलग है। ठीक, एक पवित्र बुक जो होगी वो बाकी बुक से अलग होगी। जो बाकी बुक के साथ आप ट्रीटमेंट करते हैं वो पवित्र बुक के साथ नहीं कर सकते हैं, वो सेक्रेट बुक के साथ नहीं कर सकते। ठीक, तो पवित्र अपवित्र दो चीजों में डिफरेंसेस बताया है इन्होंने, इसी को कहा जाता है सेक्रेट एंड प्रोफेन डायटम। ठीक, प्रोफेन क्या है, जो हमारी डेली की एवरीडे लाइफ थिंग्स that we do in our everyday life is known as profane। ठीक, अब अपवित्र क्या होती है, जो हमारी अपवित्र यहाँ पे उस डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक,
जो हम लोग जनरली अपवित्र मानते हैं जो चीजें खराब हो, जो चीजें अच्छी ना हो धर्म में, तो वो भी पवित्र में ही आएंगी। ठीक, पवित्र में अच्छी चीजें और खराब चीजें दोनों आएंगी। यहाँ पे डर्कीम का अपवित्र कहने का मतलब ये है कि वो चीजें जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, जो हम आप हमारे रोज की जिंदगी में जो हम लोग करते हैं, उसी को उन्होंने अपवित्र कहा। ठीक, तो ये है इनका सेक्रेट एंड प्रोफेन डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट, पवित्र अपवित्र द्वंद्ववाद का कॉन्सेप्ट। ही कंसिडर सोसाइटी एज गॉड। इन्होंने कहा कि सोसाइटी क्या है, गॉड है। ठीक, सोसाइटी गॉड है। इसका क्या मतलब होता है, वो समाज को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका मतलब क्या है, समाज को भगवान मानने का मतलब क्या है, सोसाइटी को गॉड मानने का मतलब क्या है, यानी कि सोसाइटी ही सब कुछ करती है। इनका कहने का ये मतलब है कि सारी चीजें जो होती हैं हमारे आसपास या हमारे साथ जो भी होती हैं, जो चीजें हम सोचते हैं करते हैं, उसी को उन्होंने सोशल फैक्ट कहा। जो चीजें हम सोचते हैं करते हैं या जैसा हमारा बिहेवियर होता है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये सोसाइटी डिसाइड करती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सोसाइटी को गॉड कहा है। ठीक, और सोसाइटी गॉड जो है वो सोसाइटी डिमिनिश, यानी कि सोसाइटी ने ही गॉड को बनाया है। ये बात इमानुएल किंग कहते हैं। वो समाज को भगवान मानते हैं, यानी कि समाज ने ही भगवान को बनाया है और समाज ही हमारी सारे चीजों को, हमारी जिंदगी के सारी चीजों को डिसाइड करता है। इसीलिए उन्होंने उसको भगवान कहा है। हेवन ग्लोरीफाइड सोसाइटी, हेवन को उन्होंने ग्लोरीफाइड सोसाइटी कहा हेवन कुछ भी नहीं होता है, यानी कि जो हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं, जन्नत की बात करते हैं, उसके बारे में इमानुएल डर्कीम ने कहा है कि ये ग्लोरीफाइड सोसाइटी, ग्लोरीफाइड यानी कि ऐसी सोसाइटी जिसको हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक, महिमा मंडित समाज जिसको कहते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा महिमा की गई हो, बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, तो ऐसा समाज जिसमें सारी चीजें एक इक्वल होंगी, सारी चीजें मतलब अच्छी होंगी। ग्लोरीफाई किसको करते हैं आप, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हों, बहुत ज्यादा आइडेंटिकल हो, उसी को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक, तो हेवन को उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं बल्कि एक ग्लोरीफाइड सोसाइटी है। हेवन क्या है, महिमा मंडल, यानी कि स्वर्ग क्या है, महिमा मंडित समाज। ठीक, स्वर्ग क्या है, महिमा मंडित समाज। रिलीजन एज मोरल कम्युनिटी, इन्होंने रिलीजन को क्या कहा है, रिलीजन क्या है, मोरल कम्युनिटी। रिलीजन इज अ मोरल कम्युनिटी, नैतिक समुदाय के रूप में धर्म को देखते हैं। कहते हैं कि धर्म क्या है, नैतिक समुदाय। ठीक, नेक्स्ट आता है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के कई फीचर उन्होंने बताए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला फीचर है एक्सटर्नलिटी, यानी कि ये इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता है, बल्कि ये एक्सटर्नल होता है, इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होता है। ठीक, ये इंटरनल मामला, आपके अंदर का मामला नहीं होता है। सोशल फैक्ट कभी भी आपके अंदर का मामला नहीं होता है, बल्कि एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नलिटी होती है। ठीक, सोसाइटी डिसाइड करती है क्या क्या सोशल फैक्ट होंगे। सोशल फैक्ट जनरली क्या है, इसके डेफिनेशन क्या दिया है इमानुएल डर्कीम ने, एक्ट ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग, ठीक, एंड बिहेविंग, ये सारी चीजें क्या है, सोशल फैक्ट में आती है। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, जिस तरह का हमारा बिहेवियर होता है, ये हमारे अंदर का मामला नहीं होता है, बल्कि एक्सटर्नल होता है। जिसको इमानुएल डर्कीम ने कहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर, सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि हम किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से करेंगे, या बिहेवियर हमारा कैसा होगा। इसी को बाहरी का कहा जाता है। ठीक, एक्सटर्नल। पहला फीचर क्या है, एक्सटर्नल है, पहली इसकी विशेषता है एक्सटर्नल। दूसरा है कॉन्स्टेंट, करना ही करना है, बाधा होती है, ये चीजें आपको करना ही करना है, समाज में रहना है तो ये चीजें करना पड़ेगा आपको, बाधा होती है, कांस्टेंट होता है, आपकी चॉइस नहीं होती है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करना ही है एक्सेप्ट आपको। ठीक, इंडिपेंडेंस होते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंस होते हैं, आपके उस पर नहीं चलते हैं। ठीक, यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई आ रहा है, जा रहा है, किसी का बर्थ हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, इससे सोशल फैक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, स्वतंत्रता होती है। कोई भी व्यक्तिगत मामला इसमें नहीं होता है, व्यक्तिगत लेवल पे कोई भी इसमें निर्भरता नहीं होती है। कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, इससे कभी भी सामाजिक तथ्य नहीं बदलता है। जनरलिटी होती है, सारे लोगों के लिए सेम होता है, व्यापकता होती है। ठीक, तो ये सोशल फैक्ट के कुछ फीचर्स जो उन्होंने बताए, एक्सटर्नलिटी, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंस एंड जनरलिटी, बाहरीता, बाधा, स्वतंत्रता और व्यापकता। ठीक,
स्वतंत्रता, यहाँ इंडिपेंडेंस का ये नहीं मतलब होता है कि आप जैसा चाहें वैसा उसको फॉलो करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंस टू इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल की इस पे निर्भरता नहीं होती। इंडिविजुअल इसको चेंज नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का विकास। टू एक्सप्लेन द कॉज ही इम्प्लॉयड एन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर क्यों होता है, इन्होंने इसको बताने के लिए इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इमानुएल डर्कीम का पर्सपेक्टिव था डिवीजन ऑफ लेबर को बताने के लिए, वो कौन सा पर्सपेक्टिव था, तो वो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था। शुरुआत में जो भी चीजें हुई, सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो आया सोशल चेंज का, वो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आया। ठीक, ये एग्जाम में पूछा भी गया आपसे कि सबसे ओल्डेस्ट सोशल चेंज का पर्सपेक्टिव कौन सा है, तो वो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। श्रम विभाजन का विकास के कारण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक विकासवादी परिपेक्ष का उपयोग किया है। तो इमानुएल डर्कीम ने कौन सा परिपेक्ष का उपयोग किया है, विकासवादी परिपेक्ष का उपयोग किया है। तो सबसे पहला पुराना परिपेक्ष जो है सोशियोलॉजी में वो कौन सा है, विकासवादी परिपेक्ष, क्योंकि कॉम्ट ने भी विकासवादी परिपेक्ष इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का यूज किया है। सबसे पहले थियोलॉजी आती है, थियोलॉजी का होकर पॉजिटिविज्म आता है या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आता है। ठीक, इन प्रिमिटिव सोसाइटीज डिवीजन ऑफ लेबर वाज वेरी लो। ये इमानुएल डर्कीम कहते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी इन प्रिमिटिव सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर वाज वेरी लो, यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो बहुत ही लो था, बहुत ही कम था। आदिम समाजों में श्रम का विभाजन बहुत कम था। इन मॉडर्न सोसाइटी इट इज वेरी हाई, लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी में था डिवीजन ऑफ लेबर बहुत हाई लेवल पे। ठीक, आधुनिक समाज में ये बहुत अधिक है, बहुत अधिक होता है। ठीक, आधुनिक समाज में ये बहुत अधिक लेवल पे। In primitive societies, the action of individual are controlled by norms and values of society or the collective conscience of society. एक प्रिमिटिव सोसाइटी में जो एक्शन था इंडिविजुअल का, वो कैसे कंट्रोल किया जाता था, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज के जरिए कंट्रोल किया जाता था, या कलेक्टिव कंसाइंस जो होती थी सोसाइटी की, उसके जरिए कंट्रोल किया जाता था। ठीक, आपस में मिलकर लोग जो है लोगों के नॉर्म्स को जज करते थे, लोगों के एक्शन को जज करते थे, नॉर्म्स को नहीं, लोगों के एक्शन को जज किया करते थे कि इनका एक्शन सही है या गलत है। कलेक्टिवली डिसाइड की जाती थी ये सारी चीजें। ठीक, आदिम समाज में व्यक्ति के कार्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों या समाज के सामूहिक विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाता था, यानी कि समाज लोगों का जो कार्य था उसको नियंत्रण कैसे किया जाता था उसका, तो आदिम समाजों में व्यक्ति के कार्यों का समाज के मानदंडों और मूल्यों या समाज के सामूहिक विवेक द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। ठीक, लॉज नहीं हुआ करते थे जैसे आज के जमाने में होते हैं लॉज। ठीक, पुलिसिंग सिस्टम है, लॉज है, ठीक, जुडिशरी है, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग पावर ही है, कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक, तो पहले ये सारी चीजें नहीं थी, नॉर्म्स, वैल्यूज और कलेक्टिव कंसाइंस के जरिए ही सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता था, लोगों के एक्शन को कंट्रोल किया जाता था। But in modern society, the control of norms and values are weakened and the strength of the collective conscience is weak. ठीक, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो कमजोर होती गई और जो कलेक्टिव कंसाइंस की स्ट्रेंथ थी वो भी कमजोर हो गई। ठीक, लेकिन आधुनिक समाज में मानदंडों और मूल्यों का नियंत्रण कमजोर हो गया और सामूहिक विवेक की जो ताकत थी वो भी कमजोर हो गई। ठीक, सामूहिक विवेक की जो ताकत थी वो भी क्या हो गई, कमजोर हो गई। दो टाइप के डिवीजन ऑफ लेबर की बात किया है इमानुएल डर्कीम ने, एक है फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक, और दूसरा है इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का जबरन विभाजन।
फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर और एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर दोनों में फर्क क्या है? द फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर इज वेयर द इंडिविजुअल ऑफ लेबर द डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट अलाउड टू डेवलप स्पॉन्टेनियसली। ठीक, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर में जो है, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली डेवलप होने के लिए अलाउड नहीं किया जाता। इसकी अनुमति नहीं होती कि कोई चीज अपने आप डिवाइड हो जाए। ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर अपने आप हो जाए, इसकी अनुमति फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर में नहीं होती। एंड वेयर सम एक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर पोजीशन। ठीक, जहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, श्रम का जबरन विभाजन ये वो जगह है, यानी कि वो चीज है जहाँ श्रम के विभाजन को अनायास विकसित करने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि श्रम का विभाजन अपने आप विकसित हो जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होती है। इसी को जबरन विभाजन कहा जाता है, यानी कि क्या चीज कैसे होगी ये सारी चीजें सोसाइटी डिसाइड करती है, तो इसको जबरन विभाजन कह सकते हैं। और जहाँ कुछ खुद को और अपने पदों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ठीक, जहाँ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो खुद की या अपने पदों की रक्षा करने के लिए किए जाते हैं। एटॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? श्रम का एटॉमिक विभाजन क्या है? दिस में अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल क्राइसिस। ये कब होता है? इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल क्राइसिस की वजह से होता है। देयर मे बी अ पार्शियल ब्रेक इन ऑर्गेनिक सोलिडरिटी। यहाँ पे ऑर्गेनिक सोलिडरिटी जो है वो एक उसका पार्शियल ब्रेक हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक सोलिडरिटी टूट जाती है एक तरह से। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना चाहिए था सबसे पहले ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सोलिडरिटी क्या है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसको इकोनॉमिक डिवीजन और फोर्स डिवीजन को एक बार और समझा दूंगा। ठीक, ये औद्योगिक और वाणिज्यिक संकटों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्राइसिस होती हैं, इंडस्ट्रीज या कमर्शियल जगहों पे जो है जो क्राइसिस उत्पन्न हो जाती हैं, एक क्या कहेंगे उसको, संकट आ जाता है। औद्योगिक और वाणिज्यिक संकट की वजह से ये इकोनॉमिक विभाजन होता है। जैविक एकजुटता में आंशिक ब्रेक हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैविक एकजुटता जो होती है उसमें कुछ समय के लिए ब्रेक हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडरिटी दी हुई है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर देख लेंगे। Mechanical solidity is the social integration that arises out of homogeneity of members of society. Mechanical solidity कब होती थी? प्रिमिटिव समाज में होती थी, जिसमें जो है होमोजेनिटी होती थी, सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं, ठीक, सारे लोग जो है एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं, तो एक होमोजेनिटी होती है, सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक, तो वहां पे सोलिडरिटी कैसे मेंटेन होती है? ठीक, वहां पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो सोलिडरिटी मेंटेन करने के लिए मैकेनिकल सोलिडरिटी वहां पे होती थी। ऑर्गेनिक सोलिडरिटी इज द सोशल इंटीग्रेशन दैट अराइजेस आउट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेंबर इन सोसाइटी। ऑर्गेनिक सोलिडरिटी कब हुई? मॉडर्न सोसाइटी में हुई, जहाँ पे लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हुए। ऑर्गेनिक ही क्यों कहा गया इसको? ठीक, ऑर्गेनिक इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं ना, लंग्स काम कर रहा है, लंग्स अलग काम कर रहा है, ठीक, लंग्स अलग काम कर रहा है, हार्ट अलग काम कर रहे हैं, किडनीज अलग काम कर रहे हैं, ठीक, और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, ठीक, तो ये सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई एक काम करना बंद कर दे तो क्या सारी चीजें काम करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, कोई भी एक चीज काम करना बंद कर दे तो सारी चीजें रुक जाएंगी, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सारे ऑर्गन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक, सारे ऑर्गन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक सोलिडरिटी कहा है, यानी कि सारे लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, एक टीचर है, ठीक, टीचर भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है, ठीक, बिजनेसमैन होगा वो भी बहुत सारी चीजों पे, एक आदमी सारे काम नहीं कर रहा है, मतलब इसमें सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। एक कंपनी है उसमें सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सारे लोग एक कंपनी में एक प्रोडक्ट मान लिया बन रहा है, पेन बन रही है, ठीक, तो पेन बनाने के लिए जो है कोई उसका कैप बना रहा है, कैप बनाने में कोई उस पर एक्सपर्टीज होगी, किसी को जो है उसकी सेलिंग में एक्सपर्टीज होगी, किसी को उसकी रिफिल बनाने में एक्सपर्टीज होगी, ठीक,
तो अलग अलग चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कर रही है। उसमें कोई भी सेलिंग वाला कह दे कि कल से मैं काम नहीं करूंगा तो पेन बिकेंगे नहीं, तो बनाने वाला बना नहीं सकता। ठीक, तो इस तरह से सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। तो मॉडर्न सोसाइटी में जो है क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी that arises out of interdependence of members in the society occurs in societies that have similar members। मैकेनिकल सॉलिडारिटी कौन सी सोसाइटी में होती है, जहाँ पे सिमिलर मेंबर्स होते हैं, यानी कि सारे लोग एक जैसे काम कर रहे हैं। occurs in societies that have various types of individual। ऐसी सोसाइटीज में होती है जहाँ अलग अलग तरह के इंडिविजुअल होते हैं। कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई कुछ भी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, कोई जज है, कोई जुडिशरी में है, कोई लेजिस्लेशन में है, लेजिस्लेटिव बॉडीज में है। ठीक, तो इस तरह से सारे लोग अलग अलग होते हैं। ऐसी सोसाइटीज में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। सीन इन प्री मॉडर्न सोसाइटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी जहां तक ज्यादातर प्री मॉडर्न सोसाइटीज में पाई जाती है। ठीक, सीन इन मॉडर्न सोसाइटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वहीं पर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमको कहाँ पे मिलती है, मॉडर्न सोसाइटीज में मिलती है। ठीक, लेस इंटरडिपेंडेंस, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में लोग एक दूसरे के साथ कम इंटरडिपेंडेंस होते हैं। पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक, होते हैं डिपेंडेंट, लेकिन बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, कम से कम डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, ज्यादा से ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में ही इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये डिपेंडेंसी अगर ब्रेक हो जाए तो इस तरह की क्राइसिस आते हैं जिसमें फोर्स इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, यांत्रिक एकजुटता और जैविक एकजुटता। ठीक, इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि यांत्रिक एकजुटता क्या होती है और जैविक एकजुटता क्या होती है। ठीक, तो यांत्रिक एकजुटता वो सामाजिक एकीकरण है जो किसी समाज के सदस्य की एकरूपता से उत्पन्न होता है। तो यांत्रिक एकजुटता क्या है, वो सामाजिक एकीकरण है जो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, समाज में सदस्य एक रूप के होते हैं, एक जैसे होते हैं, तब यांत्रिक एकजुटता आती है। जैविक एकजुटता कब आती है, जब समाज में लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, एक जैसे रूप में नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं दिखते, एक जैसा काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, जैविक एकजुटता वो सामाजिक एकीकरण है जो किसी समाज के सदस्यों की परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होती है, यानी कि समाज के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इससे जैविक एकजुटता आती है। जबकि यांत्रिक एकजुटता में लोग जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, थोड़ा सा होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, एकरूपता होती है। ठीक, ये उन समाजों में होता है जिनमें समान सदस्य होते हैं। ये कौन से समाज में होता है, जिनमें समान सदस्य होते हैं, यानी कि एक जैसे सदस्य होते हैं, एक जैसा काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप विलेज कम्युनिटी में देखें तो सारे लोग एग्रीकल्चर में। ठीक, ये उन समाजों में होता है जिनमें विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। जैविक एकजुटता वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो जैविक एकजुटता कहाँ पे होती है, वो ऐसे समाजों में होती है जहाँ पे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, और जहाँ पे अलग अलग प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। पूर्व आधुनिक समाज में देखा जाता है। ठीक, यांत्रिक एकजुटता कहाँ पे देखा जाता है, पूर्व आधुनिक समाजों में देखा जाता है। जबकि जैविक एकजुटता जो है वो आधुनिक समाज में देखा जाता है। जैविक एकजुटता आधुनिक समाज में देखा जाता है। यांत्रिक एकजुटता में लोग एक दूसरे पर कम परस्पर निर्भर होते हैं, जबकि जैविक एकजुटता में लोग एक दूसरे पर अधिक परस्पर निर्भर होते हैं। ठीक, परस्पर मतलब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, और जैविक में ज्यादा निर्भर होते हैं और यांत्रिक में कम निर्भर होते हैं। ठीक, यांत्रिक एकजुटता कब होती है, जब श्रम का न्यूनतम विभाजन होता है। ठीक, श्रम का कम से कम विभाजन होता है यांत्रिक एकजुटता में, जबकि जैविक एकजुटता में श्रम का
जटिल विभाजन होता है, सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता इसमें, ठीक। हर आदमी का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक। तो डॉक्टर भी इंजीनियर पे डिपेंडेंट है और इंजीनियर भी किस पे डिपेंडेंट है, डॉक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक। बगैर डॉक्टर के काम नहीं चलने वाला है और बगैर इंजीनियर के काम नहीं चलने वाला, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इमाइल डर्कहीम का, सुसाइड्स, आत्महत्या, ठीक। तो इससे पहले इमाइल डर्कहीम ने जब सुसाइड की स्टडी की, उससे पहले सुसाइड एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट माना जाता था, यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से इसको डिफाइन किया जाता था कि लोग डिप्रेशन में आते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है जिसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। पहली बार इमाइल डर्कहीम ने इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सुसाइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहीम, द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहीम, द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ, यानी कि सारी डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ विक्टिम, विक्टिम यानी कि जिसकी डेथ हो रही है, सारी तरीके के डेथ जिसमें विक्टिम खुद जिम्मेदार होता है उस डेथ की, इसके डेफिनेशन का यही मतलब है, जिसमें व्यक्ति जो है वो खुद जिम्मेदार होता है अपने डेथ की, चाहे वो उसके पॉजिटिव एक्ट से होता हो चाहे उसके निगेटिव एक्ट से होता हो, ठीक। तो इट इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ विक्टिम which he or she knows will produce this result। जो विक्टिम जब ये चीज कर रहा होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट कर रहा होता है, तो उसको खुद पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कोई पंखे से लटक रहा है तो उसको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक। इमाइल डर्कहीम के अनुसार आत्महत्या शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाली मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है, यानी कि ऐसी सभी मृत्यु जिसमें जो पीड़ित है वो खुद उसका जिम्मेदार हो, चाहे उस मतलब उसके ही कार्य से, उसके ही कार्य से वो चीजें हो रही हैं, उसके ही कार्य के परिणाम स्वरूप वो चीजें हो रही हो, चाहे वो कार्य सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, और जिसके बारे में उस व्यक्ति को पता है, जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको पता है कि जो वो कार्य कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसकी वजह से क्या हो सकता है उसकी लाइफ में, ठीक। तो ले सुसाइड बाय फ्रेंच फाउंडिंग सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कहीम। ले सुसाइड, ले मीन्स जो होता है द, फ्रेंच में ले वर्ड का मतलब होता है द, तो द सुसाइड एक बुक थी बाय फ्रेंच फाउंडिंग सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कहीम, इज अ क्लासिक टेक्स्ट इन सोशियोलॉजी दैट इज वाइडली टॉट टू साइकोलॉजी स्टूडेंट। एक सोशियोलॉजी में बहुत ही क्लासिक टेक्स्ट है जो ज्यादातर साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, क्योंकि सुसाइड जो है पहले साइकोलॉजिकल फेनोमेना ही माना जाता था, लेकिन इमाइल डर्कहीम ने इसको सोशल फेनोमेना के तौर पे डिस्क्राइब किया है। इस वजह से साइकोलॉजी के स्टूडेंट को ज्यादातर ये टेक्स्ट पढ़ाया जाता है इमाइल डर्कहीम का, ले सुसाइड का। द सुसाइड, इसका ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में आप करेंगे तो ये द सुसाइड है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच में लिखा था तो इसका नाम था ले सुसाइड, ठीक। फ्रांसीसी संस्थापक समाजशास्त्री इमाइल डर्कहीम द्वारा लिखित ले सुसाइड समाजशास्त्र में एक क्लासिक पार्ट है जो मनोविज्ञान के छात्रों को व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ज्यादातर ये मनोविज्ञान के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि सुसाइड जो है ये माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक फेनोमेना है, ठीक। पब्लिश, तो द सुसाइड जो बुक थी वो कब पब्लिश हुई, 1897 में पब्लिश हुई।
द बुक वॉज द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये पहली बुक थी जिसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी, सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी किया था। ठीक, इससे पहले साइकोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी थी सुसाइड पे, इससे पहले बायोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी थी सुसाइड पे, लेकिन कभी भी सोशोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई थी सुसाइड में। ये पहली बुक थी द सुसाइड जो 1897 में पब्लिश हुई। इसमें सबसे पहले माइडकी ने सोशोलॉजिकल स्टडी की है सुसाइड। 1897 में प्रकाशित ये पुस्तक आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पहली पुस्तक है। ठीक, ये जो है आत्महत्या पे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने वाली पहली पुस्तक है। इसका प्रकाशन हुआ था 1897 में। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड के बारे में बताया है इमाइल डकिन ने। आत्महत्या के 4 अलग अलग प्रकार के बारे में इमाइल डकिन ने बात किया। सबसे पहले इसमें आता है इगोइस्टिक सुसाइड, अहंकारी आत्महत्या। ठीक, इगोइस्टिक सुसाइड, सुसाइड का कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा करके उसके बाद क्लास को लीव करेंगे। ठीक है, इगोइस्टिक सुसाइड इज सीन एज स्टेमिंग फ्रॉम एब्सेंस ऑफ सोशोलॉजिकल इंटीग्रेशन, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन, सोशोलॉजिकल नहीं, सोशल इंटीग्रेशन जब एब्सेंस होता है तो इगोइस्टिक सुसाइड होता है। अहंकार पूर्ण आत्महत्या को सामाजिक एकीकरण के अभाव में उत्पन्न होने के रूप में देखा जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन। दो तरीके के दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से सुसाइड होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन और दूसरा है रेगुलेशन। इंटीग्रेशन और दूसरा है रेगुलेशन। यहाँ पे मैं समझाते रहूं, बाकी आप लोग टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। एक है एकीकरण, दूसरा है विनियमन। ठीक, दूसरा क्या है? विनियमन। एक मिनट देख लो विनियमन ही क्या है। हाँ, विनियमन। ठीक, थोड़ा इंटीग्रेशन को कहते हैं एकीकरण, रेगुलेशन को कहते हैं विनियमन। इंटीग्रेशन क्या है? एकीकरण है, रेगुलेशन है विनियमन। ठीक, कम ज्यादा, लो और हाई तो आप लोग समझते ही हैं हिंदी में क्या होता है, कम ज्यादा या लो और हाई। ठीक, तो मैं लो और हाई का बताता हूँ। इंटीग्रेशन अगर लो होगा, ठीक, या एब्सेंस होगा, लो या एब्सेंस, यानी कि एकदम नहीं होगा या लो होगा, तो इगोइस्टिक सुसाइड होगी। इगोइस्टिक या अहंकारी। ठीक, इंटीग्रेशन अगर हाई होगा यानी कि ज्यादा होगा, ठीक, तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगी या परोपकारी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ये एकीकरण कम होगा तो अहंकारी, एकीकरण ज्यादा होगा तो परोपकारी। इंटीग्रेशन लो होगा या कम होगा तो इगोइस्टिक, इंटीग्रेशन हाई होगा तो अल्ट्रुइस्टिक। ठीक, रेगुलेशन कम होगा या एब्सेंस होगा, यानी कि लो है या एब्सेंस है तो एनोमिक। इंटीग्रेशन हाई है, एनोमिक हिंदी में भी होता है एनोमिक। और हाई है तो फेटलिस्टिक, फेटा
फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? भाग्यवादी। ठीक, तो समझ में आ गया। ये दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर की वजह से चार तरह की सुसाइड होती है। दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर की वजह से कितनी तरह की सुसाइड होती है? चार तरह की सुसाइड होती है। इंटीग्रेशन और रेगुलेशन दो फैक्टर है, एकीकरण और विनियमन जो दो कारण है। ठीक, इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण अगर लो होगा, कम होगा, एब्सेंट होगा तो इगोइस्टिक अहंकारी होगी, हाई होगा तो अल्ट्रुइस्टिक परोपकारी होगी। रेगुलेशन यानी कि विनियमन अगर लो होगा, ये कम होगा या होगा ही नहीं तो एनॉमिक होगी। ठीक, विनियमन अगर या रेगुलेशन हाई होगा तो फैटलिस्टिक या भाग्यवादी आत्महत्याएं होती है। तो ये चार तरह की हैं और उसकी वजह क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये एक बार आप टेबल देख लीजिए, उसके बाद जाते हैं इसकी फाइंडिंग क्या थी। ये एक स्टडी थी जिसकी फाइंडिंग क्या थी वो लास्ट में उन्होंने बताया था, वो देखेंगे वाला। ठीक, बाकी ये जो डेफिनेशन वगैरह है वो बाद में आप लोग पढ़ लीजिए। एमसीक्यूज इसी से बनते हैं, जो मैंने बताया उसी से ज्यादातर एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। डेमोग्राफिक ऑफ सोसाइटी स्टडी फाइंडिंग क्या थी? आत्महत्या की जनसांख्यिकीय अध्ययन के निष्कर्ष क्या थे? ही फाउंड दैट अ लोअर रेट ऑफ सुसाइड एमंग कैथोलिक्स देन प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स के अंदर सुसाइड का लोअर रेट था, प्रोटेस्टेंट में ज्यादा था। यानी कि जो रिलीजन के मानने वाले हैं, ठीक, जनरली अगर इसको जनरल भाषा में हम लोग समझा जाए तो जो रिलीजन को पूरी तरीके से मानते थे उनके अंदर सुसाइड रेट कम था उनके मुकाबले में जो प्रोटेस्टेंट। उन्होंने प्रोटेस्टेंट की तुलना में कैथोलिक में आम आत्महत्या की दर कम बताई। यानी कि जो रिलीजन के मानने वाले हैं उनमें आत्महत्या की दर कम होती है, जो नहीं मानते हैं उनमें आत्महत्या की दर ज्यादा होती है। ठीक, डर्किन फाउंड दैट सुसाइड वाज लेस कॉमन अमंग वुमेन देन मेन। यानी कि औरतों में सुसाइड रेट कम है जबकि मेन में सुसाइड रेट ज्यादा है। डर्किन ने पाया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या कम है, पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं, महिलाएं कम आत्महत्या करती हैं। मोर कॉमन एमंग सिंगल पीपल दैट एमंग दोज हु आर रोमांटिकली पार्टनर्स। यानी कि जो कमिटेड हैं, जो जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी जो कमिटेड है, रोमांटिकली पार्टनर्ड है यानी कि जिनका एक पार्टनर है, ठीक, उनमें सुसाइड रेट कम है, सिंगल लोगों में सुसाइड रेट ज्यादा है। रोमांटिक पार्टनर वाले लोगों की तुलना में अकेले लोगों में ये अधिक आम है। यानी कि जो अकेले लोग रहते हैं, जो अलग हैं, जिनका कोई भी रोमांटिक पार्टनर नहीं होता है, जिनकी शादियां नहीं होती हैं, उनमें सुसाइड रेट ज्यादा होता है। ठीक, लेस कॉमन अमंग दोज हु हैव चिल्ड्रन। यानी कि जिनके पास चिल्ड्रन बच्चे नहीं होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनमें सुसाइड रेट आत्महत्या की दर ज्यादा होती है उनके मुकाबले में जिनके बच्चे होते हैं। या उन लोगों में कम होता है जिनके बच्चे होते हैं। यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनमें आत्महत्या की दर ज्यादा होती है जिनके बच्चे होते हैं उनके मुकाबले। ठीक, तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी। ठीक, और एक फाइंडिंग और है इसमें जो इसमें नहीं है। सोल्जर जो होते हैं, यानी कि जो सोल्जर होते हैं उनमें आत्महत्या की दर ज्यादा होती है सिविलियंस के मुकाबले में। यानी कि सिविलियंस कम सुसाइड करते हैं सोल्जर्स के मुकाबले में। ये भी एक फाइंडिंग है, याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बाकी कम से कम 5 क्लासेस तो लगेंगी माइडॉक्सिन के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने में। Any question you can ask. ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन तो लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।